आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक मॉडर्न वन का एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिक। दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रहा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन मैटर वेव्स, जो मैंने बताया था ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स। ठीक, तो थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप नाम जानते ही है मेरा, मैं उसे नाम में क्या रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। काफी अच्छे से डिटेल में चलेगा, कंसेप्चुअल है, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा और कहानी रूप में चलेगा, मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक फिजिक्स। चलिए, तो सबसे पहले कहां से इसकी चर्चा हुई एटम की, उनकी बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं परमाणु का थॉमसन मॉडल। थॉमसन सर ने सबसे पहले बताया, परमाणु की चर्चा उन्होंने की, और इनसे भी पहले हमारे महर्षि काणद ने चर्चा कर दी थी इन सभी की। जितनी भी चीज़ें हमारे जो काफ़ी पास्ट में रहा कि महर्षि काणद ने, ऋषि थे एक बहुत बड़े, और वहाँ भी उस समय भी साइंटिस्ट थे एक से बढ़कर एक, तो उन्होंने उससे इनसे पहले ही चर्चा कर दी थी, लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे हम लोग। थॉमसन सर की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसे विज्ञान मानता है, विज्ञान उन्हीं को भी मानता है, ये भी मानते थे, वहीं से तो निकाल के लाए सब कुछ। ठीक है, लेकिन अब बता रहे हैं जो किताबों में रहता है। देखिए, तो थॉमसन सर ने 1838 में जो थे, अब मैं थॉमसन सर की बात कर रहा हूं तो इनका पूरा नाम है जे थॉमसन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आपका जो परमाणु है वो धनावेश से बना हुआ एक गोला है। मतलब जो परमाणु है वो क्या है, धनावेशित गोला है, एक धनावेशित गोला है। और धनावेश, जो धनावेश है इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है। जो धनायन है या जो धनावेश है संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित है। तो क्या बोला, पहली लाइन उन्होंने बताई कि परमाणु धनावेश से बना गोला है। मतलब इसके संपूर्ण आयतन में धनावेश समान रूप से वितरित है, जिसकी त्रिज्या भी बताई इन्होंने, जिसकी त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या भी उन्होंने बताई कि 10 की घात -10 मीटर है, 10 की घात -10 मीटर है। तो जो परमाणु की चर्चा इन्होंने की, तो परमाणु की चर्चा क्या की इन्होंने कि धनावेश का बना परमाणु जो है वो धनावेश का बना एक गोला है, और जो धनावेश है इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित है। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो जैसे नींबू के दाने हैं या जो खरबूजे के दाने हैं कि कहीं कहीं पर हैं या स्थापित हैं, या प्लम पुडिंग के जैसे चिपके हुए या स्थापित हैं, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है खरबूजे के दाने जैसे स्थापित हैं, मतलब कहीं कहीं पर हैं। जैसे नींबू के दाने होते, खरबूजे के दाने,
पूरा खरबूजा लाल रहता है, फिर उसके दाने कहीं कहीं पे चिपके, इधर चिपका इधर चिपका, इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब आगे पीछे ना, ऐसे करके चिपके हुए हैं। ठीक है, अब इसी को बोला गया, अगर आप जाएं तो प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग इंग्लिश में भी यही कहते हैं, प्लम पुडिंग, या जैसे नींबू के दाने हैं। अब समझ जाओ नींबू के दाने नींबू में कैसे होते हैं। नींबू के दाने, नींबू के दाने ले लो, चाहे संतरे के दाने, ठंडी का महीना सोच के ही काफी खट्टा लग रहा है, तो नींबू के दाने जैसे, या स्वाद के लिए, स्वाद के लिए व्यंजन में का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहां पर करते हैं कि जैसे प्लम पुडिंग हो गया, नींबू के दाने, स्वाद के लिए हम लोग व्यंजन में किसका आलू बुखारे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं कहीं के चिपके हुए हैं, लेकिन जो धनावेश है वो संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित है। फिर इन्होंने एक चीज और बताई, क्या बताई इन्होंने, इन्होंने बताया कि भाई जो परमाणु है, परमाणु, जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है या है। ठीक है, तो मतलब विद्युत उदासीन का क्या मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ये हुआ। तो ये ऐसा इन्होंने किन्होंने बताया, जे थॉमसन सर ने, इन्होंने बता दिया कि भैया पहला पॉइंट बताया, परमाणु धनावेश से बना एक गोला है जिसकी त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर है। और थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन खरबूजे के दाने के जैसे स्थापित हैं इस पूरे गोले के अंदर। फिर प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग या नींबू के दाने जैसे, या स्वाद के लिए व्यंजन में जैसे आलू बुखारे का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए खीर है, हमने लोगों ने खीर बनाई और खीर में जैसे दूध है वैसे धनायन है, धनावेश है परमाणु में। और जैसे चावल है ना, या आप दूध ना माने चावल को मान लें कि ये हमारा क्या है, धनावेश है, और उसमें जैसे किशमिश डाल दिया, काजू डाल दिए, बादाम डाल दिए, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कहीं कहीं पे है, हर जगह नहीं है सर, हमारे यहाँ तो हर जगह, हर जगह होंगे तो खीर कैसे बनेगी। तो मतलब मानिए कि जैसे अपने पास किशमिश है, बादाम है, काजू है, वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चावल हर जगह है आपका। ठीक है, तो ये वाली चीज। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली लास्ट में, परमाणु विद्युत उदासीन है। तो विद्युत उदासीन का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अब इसके बाद जो इनका ये मॉडल था सर, जे थॉमसन का मॉडल, ये फेल भी हुआ चल के, अभी बताएंगे उसकी बात, चर्चा करेंगे। तो इनका जो मॉडल था परमाणु मॉडल, वो तपायनिक उत्सर्जन और जैसे आप लें परमाणु के स्थायित्व और गैसों के आयनीकरण के लिए, गैसों के आयनीकरण की व्याख्या करने में सफल रहा। 3 पॉइंट आप इसको लिख लें, फिर मैं नेक्स्ट
लाइन लिखता हूं इन्होंने क्या बताया, है ना। तो कहीं पर जगह है, कहीं जगह नहीं है वैसे तो। चलिए आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लें, फिर इसके बाद में लिखता हूँ। चलिए अब इन्होंने क्या बोला, ये तो 4-5 पॉइंट इन्होंने बोल दिए। परमाणु धनावेश से बना एक गोला है जिसकी त्रिज्या इतनी है, इलेक्ट्रॉन खरबूजे के दाने जैसे स्थापित हैं, प्लम पुडिंग जैसे नींबू के दाने जैसे स्वाद के लिए व्यंजन में आलू बुखारे का प्रयोग करते हैं, परमाणु विद्युत उदासीन होता है या है। तो उदासीन का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अब नेक्स्ट आता है अपने पास पॉइंट कि जो सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो परमाणु के स्थायित्व, परमाणु के स्थायित्व और गैसों के आयनीकरण और तपायनिक उत्सर्जन इत्यादि की व्याख्या करने में सफल रहा, इत्यादि की व्याख्या करने में सफल रहा। झटका तब लगा अभी बताएंगे कब झटका लगा। तो ये रहा कि जे थॉमसन सर का जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु के स्वात्व, गैसों के आयनीकरण और तापानिक उत्सर्जन इत्यादि की व्याख्या करने में सफल रहा। लेकिन दिक्कत कहाँ बढ़ी इनकी, दिक्कत उस जगह बढ़ गई कि जब इलेक्ट्रॉन की चर्चा तेज हुई। इलेक्ट्रॉन की चर्चा तेज कब हुई कि जब इन्होंने कहा कि अगर बाह्य स्रोत से जब इलेक्ट्रॉन, परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर माध्य स्थिति के सापेक्ष इधर उधर गति करने लग जाएंगे। क्या बोला इन्होंने, सुने दोबारा, कि बाह्य स्रोत से परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करने लग जाएंगे, जैसे एसएचएम में बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो जब इधर उधर गति करने लग जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, त्वरित। सुनिएगा ध्यान से। तो जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की कैसे व्याख्या इन्होंने की वो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो कैसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन है वो उस चीज की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या बोला कि परमाणु के जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बाह्य स्रोत से ऊर्जा पाकर माध्य स्थिति के इधर उधर गति करने लग जाएंगे। अब आपको पता है कि जैसे माध्य स्थिति के इधर उधर गति करने लग जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएगा, तो आपको पता है कि उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है, एक्सेलरेट होगा वो एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन त्वरित है तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। अब विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन कर रहा है तो उसकी आवृत्ति भी होगी, है ना। तो उसकी अगर आवृत्ति है तो वो आवृत्ति किसके बराबर है, जे थॉमसन सर ने बोला कि भैया वो त्वरित इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति है और जो उत्सर्जन, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, इन दोनों की आवृत्ति क्या है, समान है। सुनिएगा, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की जो आवृत्ति है वो किसके बराबर है, जो इलेक्ट्रॉन इस इधर उधर गति कर रहा है, त्वरित इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है उसकी जो आवृत्ति होगी उसके बराबर है, ठीक है।
तो फिर ली गई चर्चा किसकी? हाइड्रोजन परमाणु की। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन। तो इस प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हिसाब से स्पेक्ट्रम की एक रेखा प्राप्त होनी चाहिए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की एक रेखा प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन प्रयोगों से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कई सारी श्रेणियां मिली उनको, इसलिए उनका मॉडल यहां फेल हुआ। किसका मॉडल? सर जे थॉमसन, एक बड़े साइंटिस्ट थे। वैसे न्यूटन साहब का भी तो मॉडल फेल हुआ है, वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, है ना। जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कैसे फेल हुए थे, नहीं तो हर जगह दबदबा था। तो अभी बात कर रहे हैं इन्हीं की, वहां नहीं जाएंगे। तो अब दोबारा सुन लीजिए एक बार और, काफी डिटेल में आपको भी पता होना चाहिए कैसे क्या हुआ था। कि जो इनका सर जे थॉमसन का जो मॉडल था, परमाणु मॉडल, वो परमाणु के स्थायित्व, गैसों के आयनीकरण और तापानी उत्सर्जन इत्यादि की व्याख्या करने में सफल रहा। ठीक है, करने में सफल है या सफल रहा, इसको करें, सफल रहा। ठीक है, लेकिन जब विकिरण की उत्सर्जन की बारी, तो उसी जगह ये फेल हुआ। लेकिन उससे भी बड़ा आघात कब पहुंचा मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले सुने इनकी बात। तो जब उन्होंने किसकी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की कहानी आगे बढ़ी, तो उन्होंने बोला भैया बाह्य स्रोत से, बाहरी सोर्स से परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर त्वरित होंगे, अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करेंगे, और त्वरित इलेक्ट्रॉन, त्वरण आएगा उनके पास, तो त्वरित इलेक्ट्रॉन किसका उत्सर्जन करेंगे? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का। और उस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की जो आवृत्ति होगी, वो त्वरित इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति होगी उसके बराबर होगी। इस हिसाब से हाइड्रोजन परमाणु की चर्चा हुई। हाइड्रोजन परमाणु में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसमें स्पेक्ट्रम की एक रेखा प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि जब प्रयोग किया गया तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कई सारी श्रेणियां मिली। तो इस जगह आके ये जो मॉडल था सर जे थॉमसन का मॉडल, परमाणु मॉडल, वो क्या हुआ? फेल हो गया। इससे भी बड़ा आघात कब पहुंचा? जब रदरफोर्ड साहब का जब रदरफोर्ड साहब का परमाणु मॉडल आया, तब उनके मॉडल के हिसाब से इनका जो मॉडल था वो ठीक से नहीं बैठा, तो सबसे बड़ा आघात तब पहुंचा। अब उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। रदरफोर्ड के जो उन्होंने प्रयोग किया था, उनके भी दो स्टूडेंट थे, गाइगर और मार्सडेंसर। तो उन्होंने उनके सजेशन से ही, उनके विचार से ही इन दोनों ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, और उससे कई सारी चीजें निकल के आई जो हम आगे चर्चा करेंगे। उनका भी मॉडल आगे चल के फेल हुआ एक जगह, फिर बोर मॉडल आया, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आइए आप इसको लिखिए। हाँ, एक चीज और लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताई, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में उस समय जे थॉमसन का मॉडल क्या रहा? व्याख्या करने में सफल नहीं रहा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें, लिख लें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। रदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन सर का मॉडल आप लोगों ने अच्छे से देखा, मैंने भी काफी अच्छे से आपको बताया। अब हम लोग चल रहे हैं रदरफोर्ड सर के मॉडल में, जिसको किया पहले रदरफोर्ड साहब ने कर चुके थे, लेकिन कुछ ऐसा पब्लिश नहीं किया था उन्होंने। फिर उन्होंने अपने जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, उनसे कहा कि भैया चलो तुम आप भी ये लोग प्रयोग करके देखो, और जो रिजल्ट निकले मुझे आगे बताओ।
ठीक है, तो क्या क्या रिजल्ट निकले उसकी भी चर्चा डिटेल में करेंगे। क्या था अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग क्या था उसकी भी हम लोग डिटेल में काफी चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। बेटा ध्यान से देखते हुए चलना, क्योंकि जब आप ध्यान से देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसमें थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि 1911 में, सन 1911 में, मतलब ज़्यादा लंबा समय नहीं गुजरा, अच्छा 2020 चल रहा है, ठीक है। तो 1911 में आपको बताऊं मैं, दो साइंटिस्ट थे, गाइगर एवं मार्सडन। ये दो साइंटिस्ट थे, बोले तो अब हम लोग तो साइंटिस्ट ही बोलेंगे इनको, है ना। ये छात्र किसके थे? ये छात्र थे रदरफोर्ड साहब के। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भैया चलो एक काम करो, ये वाला प्रयोग अल्फा कण का प्रकीर्णन वाला जो प्रयोग है ये आप लोग करके देखो, जो रिजल्ट आए मुझे बताना। फिर उस बेसिस पे क्या एक्सप्लेनेशन देना है दुनिया को या अदर साइंटिस्टों के सामने, जो पार्लियामेंट बैठती है साइंटिस्टों की, उसके अंदर क्या चीज रखनी है, फिर मैं रखता हूं उसको, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया, अब देखिए ध्यान से। तो जो अल्फा कण का प्रकीर्णन है, उन्होंने ऐसे अल्फा कण का सोर्स रखा जो नेचुरली अल्फा कण एमिट करता हो, मतलब उत्सर्जित करता हो, लाइक यूरेनियम अपने आप ही निकालता रहता है, बिस्मिथ हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा कण। यहां पर अल्फा कण का सोर्स रखा, स्रोत रखा, जो अपने आप ही अल्फा कण को क्या करे, उत्सर्जित करे, है ना। तो अल्फा कण स्रोत, लाइक यहां पर किसका इस्तेमाल किया, बिस्मिथ का। बिस्मिथ का इस्तेमाल किया यहां पर, ठीक है। अब ये जो अल्फा कण है, इसकी ऊर्जा जो है, अल्फा कण की ऊर्जा, इसको भी बता दूं मैं, इसकी रेंज होती है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इसकी रेंज भी मैंने बता दी आपको। तो ये क्या है, आपके पास अल्फा कण का स्रोत है, हमने विस्मित लिया यहां से, ठीक है। अब ये अल्फा कण अगर उत्सर्जित होंगे तो कई सारी दिशाओं में जा सकते हैं, मतलब इनको थोड़ी पता है कि मुझे सीधे चलना है, कि मुझे ऊपर जाना है, कि नीचे जाना है, कि दाएं जाना है, कि बाएं जाना है, कि तिरछा जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इनको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो सेटअप में एक और इस्तेमाल की गई चीज, जिसे हम लोग बोलेंगे लेड ब्रिक्स, लेड के ईंटों का इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि काफी अच्छा ये अवशोषक है। तो अल्फा कण का काफी अच्छा ये अवशोषक है। तो अवशोषक कैसे अवशोषित करेगा, इसकी भी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखें, यहां पर लेड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया, क्यों किया गया इसकी भी बात बताऊंगा मैं आपको। लेड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया, ईंटें लगा दी हमने। किसकी ईंटें लगाई भाई आपने, लेड की ईंटें लगा दी हम लोगों ने। चलो, तो जैसे यहाँ लगाई है वैसे हम लोगों ने क्या लगा दिया, नीचे भी लगा दी। ये लेड ब्रिक्स की ईंटें इसलिए लगाई गई है क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं, अल्फा कण की एक बीम जो सीधे जाए एक ही रेखा में, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, मैंने आपको बताया ये क्या है, लेड ब्रिक्स।
ब्रिक्स, ब्रिक्स को ईंट कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये लीड ब्रिक्स क्या करेगी, संरेखन का काम करेगी, संरेखन का काम करेगी। मतलब ये अल्फा कण का एक बीम के रूप में ये यहां से निकालेगी, ठीक है। तो अल्फा कण अल्फा कणों को पुंज में, एक बीम में कर देगी यहां से, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि कोई अल्फा कण इधर जा रहा है, कोई अल्फा कण इधर जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, सीधे वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे वाले में सीधे वाले ही तो इस्तेमाल करने हम लोगों को। तो जैसे मान लीजिए कोई अल्फा कण तिरछा जा रहा है, तो ये लीड ब्रिक्स क्या करेगी, इसको, इस वाले अल्फा कण को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। जो मान लीजिए इस तरफ जा रहा हो, तो ये वाली ब्रिक्स क्या करेगी, ये वाली ईंट क्या करेगी, इस वाले अल्फा कण को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। काफी अच्छा ये अवशोषक है अल्फा कण का, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एक एक की बीम बनेगी जो सीधी रेखा में जाएगी, ठीक है। तो संरेखन यहां बता दिया कि संरेखन किस लिए, कि एक ही रेखा में जाए, अल्फा कणों को पुंज में एक बीम में जाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल किया है, लीड ब्रिक्स का। क्लियर है। अब जैसे मान लो यहां से अल्फा कण उत्सर्जित हुए और ये सीधी रेखा में ऐसे करके जा रहे हैं, ये सीधी रेखा में ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है। सीधी रेखा में जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल जा रहे हैं सीधी रेखा में। तो ऐसे करके सीधी रेखा में जा रहे हैं। फिर हमने इसे किस पर गिराया, एक गोल्ड एटम की पतली पन्नी पर। मतलब ये जरूरी नहीं कि गोल्ड ही लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। उन्होंने गोल्ड लिया, ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। उन्होंने क्या लिया, गोल्ड। गोल्ड इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड एक मल्यूबल है, मतलब कि एक पिघला हुआ ऐसा पदार्थ है कि उसको पीट पीट के पतली पन्नी के रूप में हम लोग बना सकते हैं। मतलब कि जैसे फॉइल होती है, जैसे मान लो कि टिफिन में आप रोटियां लेके जाते हो तो एक एल्यूमिनियम की फॉइल आती है ना। तो उसी की जैसे एक फॉइल, सिंगल लेयर की फॉइल। तो मैं यहां पर थोड़ी सी अच्छी सी बनाऊं, एक फॉइल इन्होंने ली स्वर्ण की, है ना, एक फॉइल सिंगल लेयर, मतलब इतनी पतली है कि इसके इस तरफ वाले भाग में दूसरी परत नहीं है ना। तो यहां पर जैसे ही ये टकराए होंगे, है ना, तो यहां से क्या क्या हुआ होगा ये भी इसकी चर्चा करेंगे यहां पर हम लोग। अब ये सोने की स्वर्ण, क्या लिखूं मैं यहां पर, पतली स्वर्ण पन्नी, मतलब हाँ पन्नी लिख दो, ठीक है। अब इसकी रेंज कहां से कहां तक है, रेंज भी बता दूं मैं, 10⁻⁻⁶ मीटर से 10⁻⁻8 मीटर, इसकी रेंज भी बता दी कि इतनी पतली पन्नी है, ठीक है। इतनी पतली पन्नी है। अब यहां से क्या हुआ, ये अल्फा कण ऐसे करके चले आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। अब इससे इस फॉइल से टक्कर होगी। टक्कर करने के बाद जो अल्फा कण कुछ विक्षेपित होंगे, कुछ सीधे निकल जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे मान लो कुछ विक्षेपित होके गए तो वो जाएंगे कहाँ। हमने क्या किया, यहां पर यहां पर एक जिंक सल्फाइड का पर्दा ले लिया, ठीक है।
ये जो है ZnS जिंक सल्फाइड का ये पर्दा है। अब ये क्या लिया, मतलब एक स्क्रीन ले ली, पर्दा क्या लिया, एक स्क्रीन ले ली है कि जो अल्फा कण, जैसे मान लो जो अल्फा कण है वो जैसे मान लो कुछ विक्षेपित हुए तो ऐसा करके यहां पर आ जाएंगे, यहां पर टकराएंगे, ठीक है। ऐसे अल्फा कण आए और ये अल्फा कण टकराए इस स्क्रीन से, तो जिंक सल्फाइड की हम लोगों ने ली है ये स्क्रीन। अब जहां ये अल्फा कण टकराएंगे वहां पर क्या होगा, एक फ्लैश, फ्लैश मतलब जानते हो, चमक। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। तो एक फ्लैश बनेगा, जहां जहां भी टकराएंगे वहां वहां हमें बनेगा। अब जो विक्षेपित होंगे और इन विक्षेपित अल्फा कणों को जहां पर जिस जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर टकराए, जहां पर फ्लैश बना, तो उस फ्लैश की गणना करने के लिए एक हमने क्या लगा दिया, डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा फ्लैश बनेगा कि आपको बिल्कुल दिखे। अल्फा कण काफी छोटे हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि ये मान लो ये चौक है, अब मैं कहीं मारूं वहां पर बम बम की आवाज आए तो आपको दिखाई देगी, हाँ यहाँ पर फ्लैश बना था, यहाँ पे लाइट दिखी हमें। बहुत छोटे हैं भैया अल्फा कण, है ना, तो दिखाई हमें नहीं देंगे, तो डिटेक्टर लगाए, संसूचक। अब डिटेक्टर क्या है, असलियत में माइक्रोस्कोप है भाई। ये क्या है, माइक्रोस्कोप, सिर्फ देखने के लिए, ठीक है। टू काउंट नंबर ऑफ फ्लैश, ठीक है। फ्लैश की संख्या को गिनने के लिए काम में आएगा ये डिटेक्टर, है ना। ये जो हमने डिटेक्टर लगा दिया यहां पर, और ये क्या है आपका, लाइट फ्लैश। लाइट फ्लैश, जैसे मान लीजिए इस स्क्रीन से टकराया, ये जो हमने स्क्रीन बनाई है, तो ये इस स्क्रीन से टकराया तो वहां पर क्या होगा, एक फ्लैश बनेगा। उस फ्लैश को काउंट करने के लिए हमने एक डिटेक्टर लगा दिया, और ये डिटेक्टर पूरा घूम सकता है, मतलब मूवेबल है, ये पूरी स्क्रीन पर घूमेगा, और जहां जहां भी हमें फ्लैश मिलेंगे वो उनकी संख्या की गणना करेगा। ये उसी के आधार पर गाइगर और मार्सडन ने जो प्रेक्षण हुए हैं उसमें कुछ पॉइंट नोट किए, वो पॉइंट अभी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर स्वर्ण की पतली पन्नी जिसकी रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि काफ़ी मोलेबल होता है सोना, जो गोल्ड होता है, ठीक है। परमाणु संख्या 79 होती है इसकी, तो काफ़ी मोलेबल होता है, काफ़ी पिघला हुआ होता है। इसको पीट पीट के बहुत पतला किया जा सकता है, लाइक फॉइल। फॉइल मतलब इसकी एक ही परत है, सिंगल लेयर है, मतलब मैं बता दूं एक ही परत। स्वर्ण की एक ही परत, ठीक है। तो ये भी याद रखें कि सिर्फ एक ही परत है। अब यहां पर जैसे ये टकराए अल्फा कण आके इससे टकराए, अब यहां पर क्या हुआ, कई सारे
जो अल्फा कण थे विक्षेपित हुए, कुछ अल्फा कण वापस अपनी जगह में चले गए, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए नहीं, सीधे निकल गए, है ना। तो जो सीधे निकल गए उनकी भी चर्चा करने जा रहे हैं, जो ऐसे आए और 180 डिग्री चले गए उसकी भी चर्चा करने जा रहे हैं, और जो कुछ कोण पर विक्षेपित हुए उनकी भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब मैं बताता हूं आपको, दोबारा रिपीट करता हूं। यह अल्फा कण का हमने सोर्स लिया, जो प्राकृतिक रूप से अल्फा कण उत्सर्जित कर सकते हैं उन्हीं का सोर्स लिया हम लोगों ने, लाइक यूरेनियम, पोलेनियम, बिस्मथ हो गया, हमने बिस्मथ लिया। यहाँ पर अल्फा कण की ऊर्जा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है ये, ठीक है। दूसरी बात, अब अल्फा कण उत्सर्जित होंगे तो कुछ अल्फा कण को पता थोड़ी है कि सीधा जाना है उनको, और हमें पता है कि हमें सीधा लेके चलना है, लेकिन अल्फा कणों को पता नहीं है कि उनको सीधा जाना है। तो अल्फा कण कुछ इधर निकल जाएंगे, कुछ इधर निकल जाएंगे, इधर निकल जाएंगे, है ना। लेकिन हमें इधर वाले अल्फा कणों से कोई मतलब है ही नहीं। हमने क्या किया, हमें एक बीम चाहिए अल्फा कणों की जो सीधी जाए ऐसे करके, ठीक है, जो सीधी जाए, गोल्ड के एटम से टकराए, उसके न्यूक्लियस से टक्कर करे, फिर रिजल्ट हमें दे कि कैसे करके हमें क्या बोलते हैं जो पॉइंट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। तो देखें कि जो इस तरफ अल्फा कण जा रहे हैं, इस तरफ अल्फा कण जा रहे हैं, उनके लिए हमने क्या किया, एक लीड ब्रिक्स का, लीड की ईंटों का इस्तेमाल किया कि भैया इधर वाले अल्फा कणों को आप अवशोषित कर लो, हमें सिर्फ सीधे चलने वाले, इसी रेखा में चलने वाले अल्फा कण जाने दो, ठीक है, सिर्फ हमें चाहिए। तो एक अल्फा कणों की बीम बनी पुंज रूप में जो सीधी रेखा में गमन करेगी। तो यहां तक की बात हुई है। इन अल्फा कणों की टक्कर हमने एक स्वर्ण की पतली पन्नी से की। स्वर्ण की पतली पन्नी का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि जो स्वर्ण होता है वो काफी पिघला हुआ होता है, उसको पीट पीट के काफी पतली परत में हम लोग बना सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया। क्लियर। दूसरा, जैसे ही गोल्ड एटम से टकराएगा ये अल्फा कण, तो काफी सारे कण बिना विक्षेपित हुए सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण 1 डिग्री से ज्यादा के कोण पर विक्षेपित हुए, उनकी क्या क्या रेंज थी अभी मैं बताऊंगा, जो प्रेक्षण पॉइंट लिखूंगा वो बताऊंगा। और 8000 में से कोई एक ऐसा रहा जो 90 डिग्री पर क्या हुआ, विक्षेपित। और 10⁶ अल्फा कणों में से कोई एक था जो सीधे इसके एटम से, जो सीधे इसके न्यूक्लियस से टक्कर करके, एटम नहीं न्यूक्लियस, नाभिक, जो गोल्ड के नाभिक से, सोने के नाभिक से टक्कर की और सीधे ही जिस दिशा में आया था उसी दिशा में वापस चला गया। तो ये प्रेक्षण बिंदु रहे, अभी लिखूंगा मैं। अब आगे की चर्चा करते हैं। ये हमने जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगाया, एक स्क्रीन लगा दी है, एक पर्दा लगा दिया है। जिंक सल्फाइड का पर्दा हमने इसलिए लिया है क्योंकि जैसे अल्फा कण इस स्क्रीन से जाके टकराएंगे तो वहां पर एक फ्लैश, एक मतलब कि एक ऐसे प्रकाश होगा, तो उन प्रकाश को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए हमने एक क्या लगा दिया, एक डिटेक्टर, हिंदी में संसूचक बोलते हैं इसको। और ये पूरा घूम सकता है, मतलब कि मूवेबल है पूरा, ये घूमेगा, है ना, रोटेट कर सकता है। तो नंबर ऑफ फ्लैशेस काउंट कर लेगा, फिर उसी के हिसाब से हम लोग रिजल्ट दे पाएंगे कि कितने 135 डिग्री पे गए, कितने 120 पे गए, कितने 90 पे गए, कितने 0 पे गए, और कितने 1 डिग्री से ज्यादा के कोण पर गए। इस डिटेक्टर की सहायता से जो क्या करेगा, नंबर ऑफ फ्लैशेस को काउंट करेगा। ठीक, तो ये अल्फा कण ऐसे करके निकले और टक्कर की होगी इन्होंने, और नंबर ऑफ फ्लैश से हमने काउंट कर लिया है। दूसरी बात, ये स्वर्ण की आपको बता दिया मैंने, स्वर्ण को इस्तेमाल क्यों किया गया, इसकी रेंज भी यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं कि प्रेक्षण में क्या क्या बिंदु प्राप्त हुए। मतलब काफी इंपॉर्टेंट तो वही है कि प्रेक्षण में क्या क्या बिंदु प्राप्त हुए। तो गाइगर और मार्सडन के प्रयोग में उनको जो पॉइंट मिले वो पॉइंट मैं बताता हूं आपको। देखें, ये देखें, पहला जो पॉइंट रहा वो ये रहा कि आपतित
प्रेक्षण प्रेक्षण में क्या क्या बिंदु मिले वो देखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटम इसी समझ में आएगा, तो देखते हुए चलें। आपतित अल्फा कणों, आपतित अल्फा कणों में से अत्यधिक अत्यधिक नहीं, अधिकतम, अधिकतम ये सही रहेगा, अधिकतम अल्फा कण, एक चीज और लिखूंगा अधिकतम के यहां पर, अधिकतम, अधिकतम कितना 99.86% अल्फा कण बिना विक्षेपित, बिना विक्षेपित, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। अब इसका मतलब क्या, निकल गए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो जे थॉमसन सर ने कहा था कि भाई कि जो परमाणु है वो धनावेश से बना एक गोला है, मतलब उस गोले में, उस गोले के संपूर्ण आयतन में धनावेश पूरी तरह से भरा हुआ है। अगर धनावेश पूरी तरह से भरा होता तो जो अल्फा कण है, जो धनायन है, अल्फा कण भी क्या है, धनायन, ठीक है, जो अल्फा कण है ये भी धनायन है, और परमाणु में जो धनावेश से मिलकर बना है उसमें भी धनायन, पूरे संपूर्ण आयतन में। तो अगर संपूर्ण आयतन में धनायन होते और ये भी धनावेश है, वो भी धनावेश संपूर्ण आयतन में, तो बिना विक्षेप तो होना ही था ना भाई। जब एक, जैसे मान लो ये एक धनावेश, ये दूसरा धनावेश, दोनों को पास पास लाएंगे तो क्या अट्रैक्शन होगा, क्या रिपल्शन होगा ना भाई, आकर्षण थोड़ी होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो जब ये गोल्ड का नाभिक, ये गोल्ड का परमाणु, ये गोल्ड का एटम जो है, अगर इस परमाणु के संपूर्ण आयतन में धनायन होते तो इसमें विक्षेप तो आना ही था ना, भले अगर इतना पास आके फिर ऐसे करके जाता, फिर इतना पास आके पीछे जाता, या इतना जाता, विक्षेप तो होता, सीधे निकलते नहीं। अगर जे थॉमसन सर की बात माने तो ये जो अल्फा कण, जो पहला प्रेक्षण बिंदु बता रहे हैं गाइगर और मार्सलन, आपतित अल्फा कणों में से अधिकतम, और अधिकतम कितने हैं, रेंज बता दी मैंने आपको, 99.86% अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या निकला कि जे थॉमसन सर से कुछ गलती हुई थी भाई। अगर पूरे के पूरे संपूर्ण आयतन में धनावेश भरा हुआ है तो इस धनायन से तो प्रतिकर्षण के कारण अल्फा कण विक्षेप तो आना चाहिए ना, है ना। इसका मतलब ये है कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो खाली है, रिक्त जगह है, वो क्या है, खाली जगह है। जो उसका, जो गोल्ड का एटम है, जो परमाणु है सोने का, उसमें काफी सारी जगह ऐसी है जहां कुछ नहीं है। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। सिर्फ खाली जगह है
और उस खाली जगह में जब मिली अल्फा कणों को तो वो सीधे पार कर गए बिना विक्षेपित हुए किसी कोण पर। ठीक, ये पहला पॉइंट रहा आपके लिए। दूसरा बिंदु क्या कर रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट कि 0.14% अल्फा कण 1 डिग्री से ज्यादा के कोण पर विक्षेपित हुए। मतलब आप देखें, विक्षेपित हुए, ये दूसरा पॉइंट। मतलब यहां से अगर लिखना चाहें थीटा इज ग्रेटर देन 1 डिग्री और यहां लिखना चाहें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, ये भी बताते जाऊं, एक एक पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। तो 0.14% इतने से अल्फा कण 1 डिग्री या 1 डिग्री से ज्यादा के कोण पर विक्षेपित हुए। 1 डिग्री और 1 डिग्री से ज्यादा कोण पर विक्षेपित हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो सोने का परमाणु है उसकी एक छोटी सी जगह में कुछ तो है। सोच के देखिए कि 0.14% अल्फा कण 1 डिग्री या 1 डिग्री से ज्यादा के कोण पर विक्षेपित हुए। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन 99.86 पार कर गए बिना विक्षेपित हुए। इसका मतलब उसके एटम के, सोने के परमाणु के अंदर एक कुछ छोटा सा भाग है जहां पर कुछ है, कुछ द्रव्यमान है, कुछ तो है धनायन वाला चीज, कुछ तो ऐसा धनायन है कि जो अल्फा कणों को क्या कर रहा है, विक्षेपित, प्रतिकर्षित करता है। तो प्रतिकर्षण से क्या होगा, विक्षेप, है ना। तो ये रहा रिजल्ट। अभी और भी बताऊंगा मैं, काफी सारे पॉइंट की चर्चा होंगे, दोबारा कुछ लिखे जाएंगे, कुछ उसके कारण बताए जाएंगे आपको, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है वहां पर, क्या नहीं है। तो 0.14% अल्फा कण है 1 डिग्री या 1 डिग्री से ज्यादा के कोण पर जो विक्षेपित हुए। इसका मतलब कि जो सोने का परमाणु है उस परमाणु के एक छोटे से भाग में, उसके केंद्र, जो सेंट्रोमास है उसका, मतलब उसका जो केंद्र बिंदु है, वहां पर एक छोटा सा कुछ है जिसका द्रव्यमान बहुत भारी है, मतलब जिसमें धनायनों की संख्या काफी ज्यादा है। उसे ही बाद में क्या कहा गया, नाभिक। उसे ही बाद में क्या कहा गया, नाभिक। अभी बताया जाएगा वो पॉइंट। तो ये तो रहा दूसरा बिंदु आपके लिए। अब थर्ड पॉइंट जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, देखें। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 8000 में से 1 अल्फा कण, 1 अल्फा कण 90 डिग्री या उससे ज्यादा के कोण पर विक्षेपित हुआ। मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो वो भी कितने, 8000 में से कोई एक अल्फा कण जो 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा के कोण पर विक्षेपित हुए।
अब 90 डिग्री समझ रहे हैं आप? 90 डिग्री का मतलब यही बता दूं मैं कि जैसे मान लो ये है आपकी स्क्रीन और यहाँ पर ये परमाणु और यहाँ से अल्फा कण आ रहे हैं, जगह नहीं बचेगी दूसरे पॉइंट के लिए। चलो मैं अगले पॉइंट पे बताऊंगा इसको आपको कि कैसे क्या विक्षेपित हुआ, लेकिन अभी पॉइंट लिख लेते हैं। एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास। तो 90 डिग्री याद रखें, बताऊंगा पूरा आपको, परेशान ना हो। अब 8000 में से एक अल्फा कण 90 डिग्री या उससे ज्यादा के कोण पर विक्षेपित हुए हैं, ठीक है। तो ये तो थर्ड पॉइंट रहा। अब काफी इंपॉर्टेंट बात आती है जो फिर तहलका मचा देगी कि 10 की घात 6 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ, अर्थात वापस लौट आया। ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। इस पर रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा जब उनके सामने ये परीक्षण गए कि 10 की घात 6 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ, अर्थात वापस लौट आया। इस पर रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने क्या लिया, 100 किलो का एक पत्थर लिया और एक पेज पर, एक जो पेपर है, पेज पन्ना, उस पर फेंका और उससे 100 किलो का पत्थर उससे टकरा के वापस हमारे पास आ गया। ये तो ऐसा चमत्कार है। इस बात ने तहलका मचा दिया कि उसका जो सेंटर है, जो परमाणु का केंद्र है, वहां जरूर कुछ ऐसा है, जरूर कुछ ऐसा धनायन है वहां पर इतनी अधिक मात्रा में कि इन अल्फा कणों को वापस 180 डिग्री, जिस दिशा में गए थे उसी दिशा में, जिस लाइन में गए थे उसी लाइन में वापस आ गए। मतलब 180 डिग्री का विक्षेप, वापस लौट आया। अब जाके कुछ समझ में आ रहा है कि नाभिक है वहां, जहां पर धनायन ही धनायन भरे पड़े हैं, प्रोटॉन ही प्रोटॉन है ना। अभी तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है। ये ना समझें कि एटम में जैसे हीलियम का एटम है, उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो अभी तक न्यूट्रॉन का आविष्कार चमत्कार नहीं हुआ था। अभी सिर्फ प्रोटॉन की बात आ रही थी, धनायन वहां उसके केंद्र में इतना धनायन भरा पड़ा है कि अल्फा कणों को, वो भी 10 की घात 6 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री विक्षेपित हो रहा है। क्लियर है बात? तो ये बात ऐसी रही आपके लिए कि जैसे ये मान लीजिए ये इसका एटम है गोल्ड का, यहां पर आपका जैसे नाभिक हो, सोने का नाभिक, इतनी सी जगह में, और पूरा धनायन भरा पड़ा हो। अब यहाँ से जा रहे हैं, ये संपूर्ण आयतन क्या है इसका, खाली। तो जो यहाँ से निकलेंगे वो खाली जगह से निकल जाएंगे, है ना। ये छोटा सा बनाया है, इसका मतलब नहीं समझना कि सर कुछ रिपल भी तो करेगा। तो ऐसे कई सारे निकल जाएंगे, लेकिन जो इसके पास में आएंगे वो थोड़ा सा 1 डिग्री या 1 डिग्री से ज़्यादा के कोण पर विक्षेपित होंगे। ऐसे करके चले जाएंगे, कुछ ऐसे करके चले जाएंगे, कुछ ऐसे थोड़ा और पास में जाएंगे, कुछ ऐसे। और जो सीधी टक्कर करेगा दादा भैया, जो सीधी टक्कर करेगा वो वापस उसी दिशा में आ जाएगा। अभी काफ़ी डिटेल में, और ज़्यादा डिटेल में, बोर्ड खाली नहीं है इसलिए काफ़ी उसमें नहीं जा रहे हैं। अभी थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे जब आप लोग लिख लेंगे। लेकिन याद रखें, ये जो थे 10 की घात 6 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुआ,
अर्थात वापस लौटा। इस पर रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था, वो खुद शौक हुए थे, वो ये एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके थे, है ना। तो उनको पता था, कुछ कुछ बातें तो उनको पता थी, लेकिन ज़्यादातर रिजल्ट जब गाइगर और मार्सडन ने किए तब निकल के आया। तब उन्होंने इसी बात पर ऐसा कहा कि हम ये जो प्रेक्षण है ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो 10⁶ अल्फा कण है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 100 किलो का पत्थर, मतलब आप 100 किलो का पत्थर छोड़ दो, 1 किलो का पत्थर किसी को मारो उसका सर फूट जाएगा। मारना नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ आपको मारना है, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसे सोचिए। तो 100 किलो का पत्थर या 10 किलो को पन्ने पर, ये क्या है, पतली चादर क्या है, ये पतली परत क्या है, एक पन्ना ही तो है। उसी पन्ने पे आप गिरा रहे हो उसको और वापस 180 डिग्री लौट जाए। आप सोचे 10 किलो का पत्थर लौट सकता है क्या? पन्ने को तो पन्ने का पन्नी बना देगा वो पत्थर, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा इस प्रयोग में हुआ, है ना। तो जो काफी चमत्कारिक साबित हुआ, यहीं से नाभिक मिला, नाभिक नाम दिया गया कि उसके जो परमाणु का केंद्र है उस जगह धनायन काफी ज्यादा मात्रा में, उसी जगह को क्या बोला गया, नाभिक। तो आप फटाफट इसे वीडियो पॉज करें, पूरा लिख लें अच्छी तरह से, फिर हम लोग आगे इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए आप लिखें बेटा। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।